आज हम यूरोप के ऐसे सभ्यता का इतिहास जानेंगे जो दुनिया का पहला इतिहासकार हेरोडोटस ने भी लिखा था। इनकी वजह से ही हमें पश्चिम की ऐसी सभ्यता की जानकारी आसानी से मिली जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हुआ है। प्राचीन ग्रीस वो सभ्यता है जिससे आज की दुनिया प्रभावित है। प्राचीन ग्रीस का विकास लगभग 2900 साल पूर्व भूमध्य सागर के चारों ओर और ब्लैक सी के तट पर हुआ था। इससे पहले वह मिनोन और माइसेनियन सभ्यता थी। प्राचीन ग्रीस पॉलिटिकल, फिलोसोफिक, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक उपलब्धियों का काल था। दर्शन शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा का काल था, जिसने आज की पश्चिम की विरासत बनाई और दुनिया को आधुनिकता की ओर धकेला। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इन्हें कभी ग्रीक, कभी ग्रीस या फिर कभी यूनानी बुलाऊंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ ग्रीस, ग्रीक और यूनान अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सभ्यता का नाम है। लेकिन ग्रीस नाम का कोई एक देश नहीं था, बल्कि ये कई नगर राज्यों का इतिहास है। कोरित, एथेंस, स्पार्टा, थेब्स, ओलिम्पिया, ये सभी नगर ग्रीक थे, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से ग्रीक थे। उनके अपने अपने सरकार, कानून और सेनाएं थी। सिर्फ एक बहुत शक्तिशाली शासक ही पूरे ग्रीस को एक साथ नियंत्रण कर सका। वो कोई और नहीं बल्कि मैसिडोनिया से सिकंदर महान था। ग्रीस वासी खुद को कभी ग्रीक या यूनानी नहीं कहा। ये लोग अपने आप को हेलेंस कहते थे क्योंकि वहाँ ग्रीस देश को हेलस कहा जाता था। बाद में आए हुए रोमन उनको ग्रीक बुलाते थे क्योंकि वो लोग भूमध्य सागर के कई ग्रीस द्वीपों में रहते थे। ग्रीस की शुरुआत 4000 साल पुरानी उनके पूर्वजों की सभ्यता मिनोन से हुई। मिनोन सभ्यता उनके राजा मिनोस के नाम पर जाने जाने वाली पहली ग्रीक महान सभ्यता थी, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी। ये लोग गेहूं, अंगूर, जैतून उत्पादन, भेड़ पालन, ऊन उत्पादन के साथ जुड़े हुए थे। ये सभ्यता लगभग 250 साल तक चली। मिनोन के बाद 3750 साल पहले वहाँ माइसेनियन सभ्यता बनी, जो महान मिस्त्री, वास्तुकार, व्यापारी और बहादुर योद्धा थे। वे ट्रॉय को हराया था। सामुद्रिक व्यापार से उनकी इकोनॉमी चलती थी। लोग देवताओं को मानते थे। आमतौर पर उनकी जिंदगी आसान और अमीरी में गुजर रही थी। सबसे बड़ा शहर माइसेन के नाम पर इस युग का नाम रखा गया, माइसेनियन ग्रीस, जो एक पहाड़ी पर बड़े बड़े महलों और किलों के साथ बनाया गया था। माइसेनियन अपने महलनुमा राज्य, माइसेनाइट, टीरेंस, अर्गोस जैसे मजबूत किलेबंद शहर और राइटिंग सिस्टम के लिए फेमस था। माइसेनियन ही ग्रीक भाषा बोलने वाले पहले लोग थे। इनके स्लेविक स्क्रिप्ट और लिनियर भी ग्रीक भाषा का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड है जो हमें मिला है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में फेमस ट्रोजन युद्ध को ट्रॉय शहर के खिलाफ माइसेनियन ने ही छेड़ा था। जब ट्रोजन शहर का राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा शहर की रानी हेलेन को उसके पति मेनेलॉस से छीन लिया था, तब मेनेलस ने हेलेन को वापस पाने के लिए अपने भाई अगामेम्नन से मदद मांगी। तब माइसेनाई का राजा अगामेम्नन ने ट्रॉय को हराने के लिए पूरे ग्रीस भर से सैनिक इकट्ठा की। अन्य ग्रीक राजा एसिलिस, ओडिसास, नेस्टर और एक्जस के साथ मिलकर 1000 से भी ज्यादा जहाजों के साथ ट्रॉय की घेराबंदी करने के लिए पूरे एशियन सागर को पार किया। ट्रोजन युद्ध 10 साल तक चला। अंत में माइसेनियन पीछे हटने का नाटक किया और पीछे एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा छोड़ गया, जो छापा मारने वाली ग्रीक योद्धाओं से भरा हुआ था। जब ट्रोजन सैनिक घोड़े को अपने शहर में लाए तो घोड़े के अंदर छिपे योद्धाओं की टोकरी बाहर निकल आए और ट्रॉय शहर को बर्बाद कर दिया। उसके आदमियों को मार डाला, उसकी महिलाओं को छीन ले गए। ये कहानी सदियों बाद प्राचीन ग्रीक महाकाव्यों में रिकॉर्ड किया गया था। यूनानी लेखक होमर ने डार्क एज के दौरान द इलियड्स और द ओडिसीज नामक महाकाव्यों में माइसेनियन युग की कहानी लिखी थी। ट्रोजन युद्ध सिर्फ एक कहानी है या हकीकत, बिना सबूतों के इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। इसके जरिए जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिच सलीमैन ने माइसेनियन और ट्रॉय जैसे शहरों की खुदाई की। ब्रॉन्ज एज खत्म होने के साथ साथ माइसेनियन ग्रीस का भी पतन हो गया था। इसके बाद ग्रीस एक डार्क एज यानी अंधकार युग में चला गया, जिसमें कोई किताब नहीं लिखा गया। सभी लिखित भाषा और कलाएं गायब हो गई। लिनियर बी स्क्रिप्ट जैसे माइसेनियन लिखित दस्तावेज मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से हम उस काल के बारे में अच्छे से नहीं जान पाए। बस कुछ पुरातात्विक चीजें ही बचे। लोग आदिम काल की तरफ लौट गए। महलों को नष्ट कर दिया गया। कुछ शहरों ने अपनी चमक खो दी। पॉपुलेशन कम हो गई। लूट मार और छापामारी चली। तांबे, चांदी और लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आई। कब्र में दिए गए सामान पहले से कम हो गया। वह उस वक्त शायद लोह युग की शुरुआत हुई होगी।
उस काल के सामुद्रिक आक्रमणों की घटना हित्ती और मिस्र के कुछ दस्तावेजों में पाई गई है। लगभग 200 साल अंधकार युग में रहने के बाद ग्रीक सभ्यता फिर से उभरी। ग्रीक बाहरी दुनिया के साथ व्यापार करना शुरू किया, वैज्ञानिक खोजें हुई, नाटक लिखना चालू हुआ, शानदार मंदिर और मूर्तिकलाओं का बनना शुरू हुआ। डार्क एज के बाद ग्रीस को 4 युग में बांट सकते हैं: प्राचीन ग्रीस, क्लासिकल ग्रीस, हेलेनिस्टिक ग्रीस और रोमन ग्रीस। क्लासिकल युग तक आते आते ग्रीस एक स्वर्ण युग में प्रवेश किया जो 200 साल तक चला। इसमें ग्रीक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, योद्धा, लेखक, एक्टर, एथलीट, कलाकार, आर्किटेक्ट और पॉलिटिशियन बन के उभरे। 3000 साल बाद भी हम उनके गणित, विज्ञान और कला का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट अल्फा, बीटा, गामा जैसे ग्रीक वर्णमाला पर आधारित है। इंग्लिश में यूज होने वाले सैकड़ों शब्द ग्रीक वर्णमाला से आते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 2700 साल पहले दक्षिण पश्चिम ग्रीस ओलंपिया में हो गई थी। हर 4 सालों में दुनिया भर से 50,000 से भी ज्यादा लोग खेल देखने और भाग लेने आते थे। यूनानियों ने थिएटरों की आविष्कार की। थिएटर में सोफोक्लिस, यूरिपिड्स और एस्काइलस जैसे फेमस लेखक के नाटक देखने के लिए लोग एथेंस के पहाड़ी क्षेत्रों को घेर लेते थे। आज भी उनके मशहूर मजेदार सैकड़ों कहानियां और नाटक हम पढ़ते हैं और देखा करते हैं। प्राचीन ग्रीस में देवता जिउस, हरक्यूलिस, एथेना, एपोलो, एरिस जैसे देवता, राक्षसी मेडुसा और कई हीरोज की प्रसिद्ध मिथक बने। देवता और हीरोज के नाम पर त्योहार, संगीत, नाच और भोजन होती थी। तब ग्रीस जमींदारी और कृषि व्यवस्था पर टिके हुए थे। लोग दास प्रथा पर निर्भर थे। कर्ज ना चुका पाने वालों को, जमीनी कर का भुगतान ना करने वाले किसानों को गुलाम बना लिया जाता था। कुछ को युद्ध में से जीत कर लाया जाता था। इनमें महिलाएं भी थी। एक टाइम पर दासों को चीजों की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा था। दास और उनके पूरे परिवार पर मालिक का हक होता था। दासों का शोषण होता था। एथेंस जैसे लोकतांत्रिक शहर दास प्रथा पर निर्भर थे और स्पार्टा जैसे कुलीन तंत्र और जातिभेद वाला शहर में ज्यादातर लोग आत्मनिर्भर थे। यूनानियों का उदय और पतन दास प्रथा के साथ जुड़े हुए थे। इनके युद्ध पर नजर डाले तो ग्रीस आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। स्पार्टा और एथेंस के बीच ताकत के लिए लड़ाई होती थी, लेकिन फारसी साम्राज्य से बड़े दुश्मन को हराने के लिए अपने सारे झगड़े भुलाकर एक हो गए थे। फारस के शासक ग्रीस को पाने के लिए फारसी सेना को ग्रीस के प्रायद्वीपों में भेजा। उन्होंने ग्रीस को 3 बार 3 अलग अलग क्षेत्र में हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे असफल रहे। वो 3 क्षेत्र थे ग्रीस की मैराथन, थर्मोपिले और सलामिस। यूनानी बहुत शक्तिशाली थे, फारसी उनसे कभी जीत नहीं पाया। फारस को हराने के बाद ग्रीस फिर से आपस में लड़ पड़े। उनके एक फेमस युद्ध है पेलोपोनेसियन युद्ध, जो 2-4 साल नहीं पूरे 20 साल तक चला। पेलोपोनेस प्रायद्वीप को पाने के लिए एथेंस ने स्पार्टा पर हमला कर दिया था। स्पार्टा ने भी आखिर एथेंस के नौसेना को बर्बाद करते हुए इसका जवाब दिया। एथेंस झुकने पर मजबूर हो गया। दोनों तरफ से बहुत से लोग मारे गए। एथेंस को इस युद्ध से उबरने में काफी वक्त लगा। इसके बाद ग्रीस के पड़ोसी मैसेडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय ने स्पार्टा, थेब्स, कोरिंथ जैसे ग्रीस पर कब्जा किया और एक शक्तिशाली ताकत बन गया। इसके बाद उनके बेटे सिकंदर महान ने पूरे ग्रीस में मैसेडोनियन साम्राज्य स्थापित किया। वो ग्रीस शहरों के लोकतंत्र और नगर राज्य व्यवस्था को खत्म कर दिया। उसने अपने विजय अभियान शुरू किया। सिकंदर अपने सैनिकों के साथ ग्रीस के दुश्मन फारसी साम्राज्य को बर्बाद करते हुए भारत की ओर पहुंचा। प्राचीन ग्रीस से क्लासिकल ग्रीस तक का इतिहास सिकंदर महान के शासन के साथ समाप्त होती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद की अवधि को हेलेनिस्टिक ग्रीस कहा गया। इस काल में सिकंदर के सेनापति ने सत्ता संभाली। इसके बाद रोमनों ने ग्रीस को जीत लिया और ग्रीक सभ्यता समाप्त हो गई। रोमन ग्रीक सभ्यता का सम्मान करते थे। रोमनों ने काफी हद तक ग्रीक संस्कृति को अपनाया। आखिर ग्रीक सभ्यता इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बात करें ग्रीस की गणित, विज्ञान और चिकित्सा की, तो थेल्स, एनेक्सिमांडर, हेराक्लाइटस और डेमोक्रिटस ने ब्रह्मांड और पानी पर रिसर्च किया। होमर कुछ रोग सिद्धांत दिया। पाइथागोरस ने हमें पाइथागोरस थ्योरम दिया, जिससे दुनिया भर में त्रिकोण भुजाएं मापी जाती है। आर्किमिडीज ने भौतिक विज्ञान के नियमों की खोज की। द फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड ने हमें रेखा गणित दिया। एरिस्टोटल अपने शुरुआती लेखन में सामुद्रिक प्राणियों के साथ 540 प्रजाति के जंतुओं के बारे में चर्चा करते हैं। हेरोफाइल्स ने इंसानों की ब्रेन, इंटेस्टाइन, आंखें, पानक्रियास, फेलोपियन ट्यूब के बारे में जांच की और धमनियों की दिल तक खून पहुंचाने की खोज की। आइडिसिस्ट्रेटस ने दिल और बल्ब के काम करने का तरीका बताया। हिप्पोक्रेटस ने पित्त, कफ और खून की जांच की। इन लोगों की वजह से ही लोग अंधविश्वास, जादू टोने से मुक्त हो पाया और चिकित्सा आसान हो गई। ग्रीस के अलेक्जेंडर शहर में एक लाइब्रेरी था, जहां कई देशों से लोग आया करते थे। पहली शताब्दी बीसी में इस महान लाइब्रेरी ने लगभग 5 लाख से भी ज्यादा किताब लोगों तक पहुंचाया। सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल दुनिया का सबसे महान फिलोसोफर है।
उन लोगों ने अपने दर्शन से दुनिया और इंसानों को सोचने पर मजबूर किया और उनके दुनिया देखने का नजरिया बदल दिया। सही तर्क वितर्क से सही और गलत में फर्क करना समझाया। सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो। उनके विचार बुद्धि सवाल पूरे एथेंस में मशहूर थे। वहाँ उनके अपने स्कूल थे जहाँ एरिस्टोटल पढ़ते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट बचपन में एरिस्टोटल का स्टूडेंट था। इतिहासकार हेरोडोटस को दुनिया का पहला इतिहासकार माना जाता है। दूसरी ओर थ्यूसिडाइड्स को पहला साइंस हिस्टोरियन माना जाता है जिन्होंने पेलोपोनेसियन वॉर के बारे में लिखा था। यहाँ गर्व की बात यह है कि ऐसे सैकड़ों महान लोग प्राचीन ग्रीस का हिस्सा है।